तो एक ऐसे एसयूवी जो कि हर एक सिचुएशन में अपना कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना जानते हैं। एसयूवी का मतलब क्या होती है एंड वो डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाया था ये गाड़ियां। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर एंड अटैक, ये टैगलाइन सिर्फ एक ही गाड़ियों के अंदर सबसे पहले देखने को मिला था एंड व्हिच इज नॉन अदर देन वन एंड ओनली डिफेंडर। जब भी वर्ल्ड क्लास एसयूवी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो इस गाड़ी का नाम जरूर हमारे मन में एक बार न एक बार आता ही है। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी की हिस्ट्री के बारे में एंड कैसे ये गाड़ी लैंड रोवर को परिवर्तित करके एंड लैंड रोवर डिस्कवरी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि ज्यादा पढ़ के टुकुर टुकुर मत देखो, वीडियो बंद देखे तो बड़े आपको तकलीफ हो रही है। ये देख के रहे वीडियो तब तक आगे नहीं चलेगा जब तक सब्सक्राइब का बटन को आगे नहीं दबाओगे। दबाओ सब्सक्राइब, दबाओ 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 एकदम माउस से लेके टन दो सब्सक्राइब का बटन को और अगर सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हो तो घंटे वाला आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पट सारा पट पट पट। दोस्तों हर एक फेमस एंड आइकॉनिक एसयूवी कंपनी की हिस्ट्री की तरह ही इस गाड़ी की जो शुरुआत थी वो कुछ ऐसा ही थी। तो इसका जो शुरुआत विलियम्स जिप्स की तरह ही शुरू हुई थी। साल 1947 के आसपास ब्रिटेन मिलिट्री को चाहिए था एक बेहद शानदार धमाकेदार मिलिट्री गाड़ियों की जरूरत थी एंड विलियम्स जिप जैसी कंप्लीट कार्बाई ऐसा व्हीकल की नीड थी। तो देखने में कॉम्पैक्ट भी हो, वजन में हल्का भी हो एंड साथ ही साथ रिलायबल भी होना बेहद जरूरी थी। तो ब्रिटेन के टेरिटरी के लिए ही सुटेबल हो। तो उस समय पे ब्रिटेन में एक ऐसी जानी मानी ब्रांड हुआ करती थी जिसका नाम था रोवर मोटर्स एंड वही कंपनी इस गाड़ी के डेवलपमेंट पे लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा डेवलपमेंट करने के लिए वो ब्रांड यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही चालाकी से अमेरिकन की जो विली जिप्स थी उसको उठाकर उसमें कुछ चेंजेस करके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड सन 1948 में रोवर कंपनी सबसे पहले लैंड रोवर का डेब्यू किया था, वो भी जर्मनी शहर में। एंड दोस्तों उस समय पे जो इस गाड़ी का कीमत हुआ करती थी तो 450 पाउंड, जो कि इतने प्राइस में अभी के टाइम पे ना तो आपको आईफोन 14 प्रो देखने को मिलता होगा और ना ही S23 अल्ट्रा। तो उस समय पे आपको इसी प्राइस रेंज के अंदर लैंड रोवर जैसे बेहद आइकॉनिक गाड़ी देखने को मिलती थी। तो दोस्तों ये हम सभी को पता है कि तो समय के साथ साथ सारे कुछ बदल जाती है। खैर तो इस गाड़ी का नाम उसी समय पे लैंड रोवर हुआ करता था एंड अलग से कोई भी यहाँ पर नाम नहीं रखा गया था। तो इस गाड़ी में 18 इंचेस का व्हील बेस लगा हुआ था, तो बड़ी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज भी मिलती थी। तो ये गाड़ी के अंदर डीजल इंजन ऑफर की जाती थी एंड काफी हल्के भी होते थे एंड कॉम्पैक्ट भी हुआ करते थे। तो पावर फिगर वाइज डिसेंट पावर इस गाड़ी के अंदर, यानी कि इस गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा हुआ था उससे प्रोड्यूस होती थी यानी कि मिलती थी एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए काफी सुटेबल गाड़ियां भी हुआ करती थी। तो इन्हीं कारण चलते हुए 2 सालों के अंदर इस गाड़ी का अराउंड 8000 के आसपास यूनिट सेल्स हो गई थी। साल 1950 में रोवर मोटर्स इस गाड़ी के 2 सीरीज को लॉन्च करती है जिसमें से आपको थोड़ा बहुत एक बढ़िया इंजन देखने को मिलता है और एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन बड़ा बड़ा लाइट फॉर्म में ऑफर की जाती है एंड ये गाड़ी नॉर्मल सिविलियंस के लिए बनी हुई होती है। फिर साल 1954 में इसका 4 डोर वाले वेरिएंट को लॉन्च करते हैं रोवर मोटर एंड इस गाड़ी में पहले से ज्यादा लंबा व्हील बेस मिलते हैं जो कि 107 इंच की हुआ करती थी एंड साथ में जो 18 इंचेस वाली गाड़ियां होती थी यानी कि व्हील बेस के साथ आती थी उसको एक्सटेंड करके 86 इंच कर दिया जाता है। फिर भी कस्टमर्स की डिमांड नहीं पूरी कर पाती है क्योंकि लोगों को चाहिए था और कुछ अलग चीजें, थोड़ा बहुत बड़ा हो, रिलायबल हो और ज्यादा कुछ। तो ये प्रैक्टिकल काम में ऐसा कुछ चीजें, तो इन्हीं कारणों की वजह से साल 1957 में रोवर मोटर क्या करती कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो 86 इंच वाली गाड़ी को 88 इंच कर देती है यानी कि जो व्हील बेस थी एंड जो 108 इंच वाली वेरिएंट थी उसको एक्सटेंड करके 109 इंच तक की उसको बढ़ाया जाता है। फिर 1966 के दौर आता है, इस गाड़ी का टोटल 5 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल हो जाती है जो कि बहुत ही मतलब ह्यूज सक्सेस हो जाती है ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ियों के लिए। पर असली ट्विस्ट अब आना शुरू हो जाती है। तो साल 1970 में रोवर मोटर्स का इसका 3 सीरीज को पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है। एक नई सीरीज होती है तो डिजाइन लैंग्वेज बहुत सारे परिवर्तित किया जाता है जैसे कि बड़े बड़े हेडलैम्प्स प्रोवाइड की जाती है, ग्रिल्स को न्यूली डिजाइन करके सामने की तरफ प्लास्टिक का ग्रिल देखने को मिलते हैं, स्ट्रेट बॉडी लाइन रखा जाती है एंड आफ्टर नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 1971 तक इस गाड़ी का टोटल 7.5 लाख के आसपास यूनिट सेल हो जाती है। तो लैंड रोवर का खड़ा हो
वो कुछ नहीं था, छोड़ो दोस्तों। तो मजाक मस्ती साइड में रखते हैं। तो इस गाड़ी का जो सक्सेस की वजह से कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है। तो स्कॉटलैंड वाले फैक्ट्री में दारू बाटी चल रही होती है। तो दोस्तों आफ्टर 5 इयर्स यानी कि 1976 में इस गाड़ी की 1 मिलियन यूनिट्स बिक जाती है, जो कि सीरियसली आज तक मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। तो ये बहुत ही बड़ी नंबर है। एंड इसको सेलिब्रेट करने के लिए रोवर मोटर्स ने किया गया, इस गाड़ी के अंदर एक V8 वाले इंजन को ऑफर करती है, जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं एंड एज कम्पेयर टू अदर्स वेरिएंट। फिर भी इस गाड़ी का जो सेल है सेलिंग फिगर में इंक्रीमेंट नहीं होती है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही कम हुआ करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन होते हैं। तो दोस्तों इस ब्रांड की जो सेलिंग फिगर है, तो अगर हम उसका एनालिसिस करें तो पिछले 5 से 6 सालों के अंदर इतना ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होने के पीछे एक ही एक्सपेक्ट होती, क्योंकि इस ब्रांड की जो एक्सपोर्ट वाली मार्केट थी, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, तो वहाँ पे इस गाड़ी का डिमांड कुछ ज्यादा ही अचानक से बढ़ गई थी, क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली ऑफरोडिंग यानी कि ऑफरोडिंग ओरिएंटेड बेसिस गाड़ियां थी। और अगर हम जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखें तो उन्हीं सारा जो एग्जिस्टिंग एरिया थी एंड अभी भी है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यानी कि ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज एरिया है। तो इसी कारण चलते हुए इस गाड़ी का जो डिमांड है इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। तो उसी टाइम पे ऐसा गाड़ियां ऑल्टरनेटिव तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर वो होता भी था तो इतना बढ़िया लेवल पे ना तो ऑफरोडिंग परफॉर्मेंस दे पाती थी और ना तो एक्सट्रीम रैगडनेस की जो लेवल है उसको मैच कर पाती थी। तो जो कि सीधी सी बात है, लैंड रोवर के जो डीएनए है तो उसको मैच करना थोड़े नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल थी। एंड यही कारणों की वजह से लैंड रोवर बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी एंड एंजॉय भी कर रही थी। एंड ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड ज्यादा मजाक मस्ती के चक्कर में सामने आ जाती है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। तो क्योंकि इस कंपनी अपने गाड़ियों के अंदर कोई भी R&D नहीं करती, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते, तो वही बेकार रिलायबिलिटी जो कि इतने सालों से चले आ रही थी उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके चाहिए थी गाड़ियों को बनाओ और एक्सपोर्ट करो, कस्टमर्स के डिमांड जाए भर में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसको चाहिए था पैसों से मतलब थी, यानी कि कोई भी इंप्रूवमेंट के नीड हो या फिर ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बस यही कारण के वजह से इस गाड़ी का डाउनफॉल और थोड़ा बहुत शुरू होना स्टार्ट होगी, क्योंकि उस समय पे इंटरनेशनल कंपटीशन के तौर पे नए कॉम्पिटिटर एंट्री लेना शुरू हो गए थे, जैसे कि जापानीज कार मेकर्स होते थे उस समय पे। एज फॉर एग्जाम्पल जो हमारे टोयोटास होते थे, निसान होते थे, तो जापानीज जो ऑटोमेकर थे उनका जो मार्केट था एग्जिस्टिंग तौर पे ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका हुआ करती थी। तो उसी समय पे लैंड क्रूजर या फिर जो निसान का पेट्रोल थे उसको लॉन्च किया गया एंड जो लैंड रोवर थी उसी लेवल जैसे ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज भी उसके अंदर होती थी एंड तगड़ी रिलायबिलिटी भी मिलती थी एंड साथ ही साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी कम होती थी एंड इजी टू रिपेयर भी हुआ करती थी। तो लैंड रोवर की जो एक्सपोर्टिंग मार्केट थी वो डोमिनेंस धीरे धीरे खत्म होने लगी एंड जो लैंड क्रूजर था वो उसी जगह पे कब्जा करना शुरू की थी। तो डिफेंडर के सेल्स कम होते गए एंड होते साल 1980s के दौर में इस गाड़ी का जो सेल था सीधा 21% डिक्रीज हो जाती है। एंड दोस्तों अब समय आ गया है, नाउ इट्स रिवेंज टाइम फॉर रोवर मोटर्स। तो उनको कमबैक करनी होगी, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि उसको जो खोए हुए रेपुटेशन था उसको दोबारा से वापस मिल सके एंड उसका जो लॉस सेलिंग था उसको भी यानी कि रिकवर कर पाए। तो सीधा जवाब देना होगा तो टोयोटा निसान के मुंह पे, हाउ इज दिस पॉसिबल दोस्तों, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो रोवर मोटर्स अब क्या किया, जो इम्प्रूवमेंट है इम्प्रूवमेंट में उन्होंने थोड़े बहुत ध्यान देने शुरू किए थे एंड जो पहले इम्प्रूवमेंट के तौर पर उन्होंने किया कि जो प्रोडक्शन लाइनअप थे उसको सबसे पहले इम्प्रूवमेंट करी। तो रोवर मोटर्स के काफी सारे छोटे छोटे फैक्ट्रीज हुआ करती थी डिफरेंट पार्ट्स में एंड जहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करके एक सिंगल बड़ी फैक्ट्री के जो सीरियल है तो वहाँ पर इस गाड़ी को असेंबल किया करते थे। तो बट इसमें एक दिक्कत क्या होती थी, तो इस गाड़ी को प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी है वो उतने ज्यादा पैमाने पे नहीं कर पाती थी। तो इन्हीं सब कारणों के वजह से यहाँ पर ब्रांड ने क्या किया, जो सारे छोटे छोटे फैक्ट्रीज हुआ करती थी उसको बंद करके सीरियल वाली जो फैक्ट्री है वहाँ पर इस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करके उसको असेंबल करना शुरू किए थे। एंड साथ ही साथ ब्रांड ने मार्केटिंग में भी थोड़े बहुत यहाँ पर ध्यान दे एंड नए कैंपेन्स को रन करना शुरू किए थे ताकि लोगों के मन में इस गाड़ी के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्ट ग्रो हो। बट उतना खास पैमाने पे कैंपेन के तौर पे कुछ फर्क नहीं आया। फिर 1983 में इस गाड़ी के अंदर और एक इम्प्रूवमेंट करी जाती है, तो जिसमें उसका 109 वाले वर्जन का नाम रख देते हैं 110 एंड जो इसका 88 वाला वर्जन थी उसका जो व्हील बेस है उसको इंक्रीज करके उसका नाम रख देते हैं 90। तो दो डिफरेंट वाले वेरिएंट गाड़ी अब तैयार हो गई है, तो लैंड रोवर 90 और दूसरा वाला जो था लैंड रोवर 110। तो साल 1985 में इसी गाड़ी का और एक नया अवतार को इंट्रोड्यूस करके लॉन्च की जाती है जिसका नाम था 127 या फिर लैंड
लैंड रोवर 127। तो इसका जो व्हील बेस था 128 इंच होता था, तो 110 वाला वेरिएंट को जो लंबाई थी एंड जो चौड़ाई थी उसको एक्सटेंड करके थोड़े बहुत यहाँ पर मिनिमल सा चेंजेस किया गया था, ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलती थी एंड सेलिंग फिगर में उतना ज्यादा फर्क तब भी नहीं आया था। फिर दोस्तों 19 का दशक में ऑफिशियल डिफेंडर का जन्म होता है, क्योंकि अभी तक गाड़ियां तो थी एंड बिक भी रही थी लेकिन डिफेंडर नाम से। तो दोस्तों 1990 की जो समय थी डिफेंडर का ऑफिशियल तौर पे इस नाम को रजिस्टर किया था एंड जो रोवर मोटर्स थे इसी साल पे लैंड रोवर वाले ब्रांड के अंदर और एक नई गाड़ी को लॉन्च करे थे जिसका नाम था लैंड रोवर डिस्कवरी एंड ये गाड़ी देखने में और फ्यूचरिस्टिक एंड थोड़े बहुत अलग लगती थी एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग 110 या फिर 90 एंड 127, क्योंकि सिटी लाइक अपीलिंग के साथ ये गाड़ियां लुक एंड डिजाइन जो लेआउट थी थोड़े बहुत न्यू थी एंड साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज है वो भी मिलती थी, बढ़िया इंटीरियर एंड फीचर्स भी काफी अच्छी खासी यहाँ पर ऑफर की जाती थी। तो गाड़ी का जो प्रोडक्शन लाइनअप थी तो इंजन और सारे कुछ 110 एंड 90 जो वेरिएंट थे उसी की तरह सेम थी। तो लैंड रोवर सिर्फ एक गाड़ियां नहीं अब एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है। डिस्कवरी और जो दूसरी तरफ 110, 90 ये तीनों सेगमेंट एक ही कंपनी के अंदर अब आना शुरू हो गई। तो नाम सुनने में उतना बढ़िया नहीं लग रही थी, तो इसलिए रोवर मोटर्स ने सोचा क्यों ना अपने 90s और 110 तो उसी का ही अलग नाम यहाँ पर रख देते और लैंड रोवर का जो ब्रांड है उसको हम ब्रांड नेम बना देते, तो डिफरेंट सेगमेंट के गाड़ी आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो डिफेंडर नाम था उसको सोचे थे क्योंकि डिफरेंट टेरेन में ये गाड़ी ड्राइव कर सकती थी, यानी कि कैपेबिलिटीज उनके अंदर होता था। तो ये दोस्तों ये मेरा परसेप्शन है, ऐसा कोई ऑफिशियल थ्योरी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी मत सीरियस लो। तो 1990s में ऑफिशियल डिफेंडर की जो सेगमेंट है उसके अंदर तीनों वर्जन्स को लॉन्च की जाती है दोबारा से, जो कि थे 90s, 110 एंड 127 वाला वेरिएंट को। जो 120 वाला वर्जन था उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज करके 130 उसको बना दिया गया है एंड इस बार डिफेंडर के अंदर ऑल न्यू एलॉयज के साथ काफी बड़े इंटीरियर एंड जो लेदर सीट अपहोल्स्टर वो ऑफर की जाने लगी एंड इस गाड़ी के अंदर जो इंजिन थे तो इंजिन में भी काफी सारे चेंजेस किया गया था, यानी कि इस बार लॉरी वाली इंजिन आपको देखने को नहीं मिलता है जो हाईवे पर चलने के लिए पूरी तैयार होती है। साल 1998 में इस गाड़ी की TDI 5 इंजन को लॉन्च की जाती है एंड 5 सिलेंडर वाली ये डीजल इंजन होती है, जिसमें जो पावर फिगर था 112 bhp मिलती थी एंड जो तगड़े इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेडेशन है वो इस गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती थी। तो सिटी लोग के लिए यहाँ पर क्या क्या बहुत ही एडवांस तरीके से ABS ACS यानी कि जो AC होता है इलेक्ट्रॉनिक विंडोज मिलती है। तो इस साल पहले डिफेंडर इतने महंगी गाड़ियां हुआ करती थी, तो अब तो यह गाड़ी आपको पता है कितना ज्यादा महंगे, जो लग्जरियस ऑपरेटिंग कैटेगरी से उसी सेगमेंट पे ये जाते जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल जी वैगन या फिर हम्बे कैटेगरी के अंदर ये शामिल होना शुरू हो गई। तो जो बंदे इस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार थे सिर्फ दिखावा करने के लिए, तो बहुत ज्यादा रिच पीपल हुआ करती थी। तो साल 2007 में इस कंपनी को फोर्ड मोटर्स द्वारा एक्वायर किया गया था। तो इन्हीं साल में फोर्ड का जो ड्यूराटॉर्क वाली इंजन थी वो आना शुरू हो गई। तो पावर फिगर सेम ही थी बट जो एमिशन से एंड जो एवरेज थे तो थोड़ा बहुत बढ़िया मिलती थी। एंड दोस्तों समय के साथ साथ सब कुछ चेंज होती है, तो ये जो गाड़ियां थी ये बैकडेटेड होना शुरू हो गई थी। तो पूरी तरीके से जो लुक्स है वो वही पुराने वाले लेआउट के साथ मिलती थी एंड जो टेक्नोलॉजी थी वही ओल्ड वाली टेक्नोलॉजी अभी भी ऑफर की जाती थी। तो करंट जनरेशन के साथ जो स्टैंडर्ड थी उसी हिसाब से इस गाड़ी को मैच कर पाना थोड़ी बहुत मुश्किल था एंड उसका आसपास भी ये नहीं आती थी। तो सारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनके डिमांड कुछ ऐसा था कि इस गाड़ी के एक न्यू वाली जनरेशन की बेहद नीड है, जरूरत है, तो तब जाकर ये गाड़ी आजकल की जो स्टैंडर्ड है उसको मैच कर पाए। तो इसलिए साल 2011 में लैंड रोवर DC100 वाला अपना एक नया कॉन्सेप्ट को शोकेस करती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा न्यू एडवांस वाली लुकिंग मिल जाती है। तो अभी के जो डिफेंडर है वही सेम जैसा लुक देखने को मिलती थी एंड ये बेसिकली डिफेंडर नाम रखने के पीछे एक ही कारण था, यानी कि 110 एंड 90 वाला जो वेरिएंट था तो वही दो वेरिएंट के बीच में आती थी, तो इसलिए इसको 100 रखा गया था। तो ये गाड़ी के अंदर 2.0 लीटर का इंजन मिलती थी एंड एडवांस लुक मिलता था। तो एक्सट्रीम ऑपरेटिंग जो कैपेबिलिटी है वो भी इस गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती थी, बट हाथ से ज्यादा कुछ मॉडर्न हो गई थी। तो डिफरेंट वाली जो ओल्ड जनरेशन के डीएनए थे वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगने लगी थी। तो साल 2016 में इस गाड़ी का जो लास्ट प्रोडक्शन यूनिट है तो उसको प्रोडक्शन किया जाती है वही सालियाल वाली फैक्ट्री में। किसी पर सिंगल गाड़ी 33 साल के प्रोडक्शन लाइनअप में हो रही थी एंड तब भी इस गाड़ी का जो कस्टमर थे तब भी वो बड़े पैमाने पर इस गाड़ी को कंज्यूम करने के लिए तैयार रहती थी। तो ये काफी बड़ी बात तो है ही, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप समझ सकते हो। जो लॉन्गेस्ट सिंगल प्रोडक्शन वाली कार थी वो ये गाड़ियां थी। तो ये गाड़ी जाने के बाद मार्केट खाली जैसे हो गई थी, तो सुनी लग रही थी, जो डिफेंडर वाली फ्लेवर थी वो मार्केट में मिसिंग लगने लगी थी। तो फाइनली 2019 में लैंड रोवर लॉन्च करते अपनी डिफेंडर, जो कि न्यू वाली जनरेशन को, जो कि पहले से ज्यादा एकदम ही बढ़िया चमकती न्यू वाली होती है। तो एकदम हॉलीवुड मूवी में जिस तरह की गाड़ी आजकल हमें देखने को मिलते हैं वही इसका डिजाइन लेआउट था एंड आप समझ सकते हो भिन डीजल वाली गाड़ी थी, एकदम तहलका मचाने वाली। एंड ये गाड़ी को सच में जेम्स बॉन्ड के मूवी में यूज भी किया जाता है।
तो इंटीरियर में बहुत ज्यादा हाईटेक अपीलिंग होती है, यानी कि हाईटेक जो चीजें होती है, जो इलेक्ट्रॉनिकली सारे कुछ कंट्रोल्स वगैरह थे उसको प्रोवाइड की जाती है, जो बढ़िया यहाँ पर लेदर का इस्तेमाल होती है, जो लेदर सीट्स होती है वहाँ पर लेदर अपस्टर मिलती है, तो प्रीमियम इंटीरियर बनाई जाती है। तो पिछले तरह जो प्लास्टिक सारी चीजें मिलती थी उस चीजों को पूरे ही हटा दी जाती है। यहाँ पर ये गाड़ी पहाड़ों, यहाँ पर पानी, गड्ढे, जमीन सारे जगहों में चलने के लिए बिल्कुल ही तैयार होती है। जो मोनोकोक चैसी है, तो मोनोकोक चैसी की वजह से जो एडवांस यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाती थी, तो उसी वजह से इस गाड़ी का जो वजन में भी हल्का होता था, बैलेंस से भी पहले से ज्यादा बेटर हैंडलिंग मिलती थी एंड बड़े कैपेबिलिटी से मिलती थी। तो इस बार जो डिफेंडर है 90 एंड 110, तो ये 2 वेरिएंट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज होती है। 900 mm तक की वाटर वेटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर मिलती है एंड जो मैसिव एग्रेसिव लुक से फ्रंट प्रोफाइल से देखने को मिलता है। जो बोनेट है थोड़े बहुत यहाँ पर प्लास्टिक की जो डीएन है पहले जैसा यहाँ पर भी बरकरार रखा गया है। एंड पीछे जो रेयर सेक्शन है, रेयर सेक्शन में एकदम ही स्ट्रेट होती है, जो ओल्ड डीएनए है, ओल्ड डीएनए की तरह यहाँ पर डिजाइन भी देखने को मिलती है। जो मॉडल लुक से जो लंबे टलवे टाइप के डिजाइन होते हैं वही डिजाइन के साथ इस बार भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जीप रैंगलर एंड मर्सिडीज जो जी वागन है उसके नीचे का सेगमेंट होता है, तो जीप रैंगलर से ज्यादा ऑफरोडिंग इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं बढ़िया इंटीरियर के साथ, एंड जो जी वागन है उससे कम प्राइस के अंदर। तो बढ़िया लग्जरी एंड ऑफरोडिंग दोनों चीज आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है, तो इसलिए इस गाड़ी को बेहद पसंद किया जाना है। तो मेरे को तो इस गाड़ी का जो डिजाइन लेआउट है दोस्तों बहुत ही मस्त लगती है एंड क्या ही लुक है दोस्तों। तो 1 साल से भी ज्यादा इसका वेटिंग पीरियड चलते चले आ रही थी, तो 2022 में इसी गाड़ी का न्यू फ्लिपटेड जो वर्जन है उसको लॉन्च की जाती है। बहुत ही बड़ी गाड़ी है, 8 सीटर वाला गाड़ी है। तो रेंज रोवर का लेटेस्ट डिस्कवरी है उससे भी ज्यादा, डिस्कवरी स्पोर्ट से भी ज्यादा बड़ा है ये गाड़ी, तो हमारे लैंड से भी ज्यादा खास होती है ये गाड़ी, बहुत ही मास लगती है देखने में। जो रोड प्रेजेंस है, अपीलिंग है, बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़े बहुत हमें मोटिवेशन मिलते हैं और कुछ नहीं। तो वैसे भी सब्सक्राइब करने में को क्या पैसा लगती है, तो कर लीजिए दोस्तों। तो आपको ये स्टोरी जानकर कैसी लगी तो आप भी कमेंट्स के जरिए मेरे को बता सकते हो। कमेंट के थ्रू अपना जो राय है, ओपिनियन है उसको शेयर करने बताना बिल्कुल भी ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों, स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड।